नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी डिज़र्व अकेडमी पर। और आप सभी के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे बुरे सभी प्रकार के। खासकर सबसे ज़्यादा शुक्रिया उन लोगों को जिन्होंने मेरी सलाह मानकर और कम से कम उन टॉपिक्स को कवर किया जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। और कल का 1.5 मिनट का वीडियो जिन्होंने देखा होगा उनको तो आज मज़े ही आ गए होंगे। आइए 309 2020 के स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन E309 के अपन आंसर की देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन कि 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने पर करंट की क्या स्थिति होती है। देखो, करंट आपको लग सकता है जीरो होगा क्योंकि बैलेंस्ड है, पर फॉल्ट करंट है तो जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ करंट जरूर होगा। हाँ, पर तीनों का सम किया जाएगा अगर तीनों फेज में तो करंट जीरो आ जाएगा, क्योंकि तीनों में सिमेट्रिकल करंट है, बैलेंस्ड करंट है, इसीलिए बैलेंस्ड फॉल्ट बोला जाता है। तो आंसर है बी, क्योंकि कुछ ना कुछ फॉल्ट करंट तो निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। पावर सिस्टम में रिएक्टर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। आप इसका आंसर कंट्रोल फॉर शॉर्ट सर्किट करंट भी लगा सकते हैं और हो सकता है वो सही भी हो जाए किताबों के अनुसार, पर अगर आप इसको सर्च करेंगे और एग्जैक्ट थ्योरी पर जाएंगे तो पावर सिस्टम रिएक्टर शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करता है, या दूसरे शब्दों में कहूँ रिड्यूस करता है। ना ही इंक्रीज़ करता है ना ही ख़त्म करता है, स्टॉप भी नहीं करता। और कंट्रोल एक अलग शब्द है। कंट्रोल मतलब होता है कम या ज़्यादा, जैसे स्पीड कंट्रोल, आप स्पीड कम भी कर सकते हो ज़्यादा भी कर सकते हो रेगुलेटर से। तो कंट्रोल तो घटाना बढ़ाना दोनों हो जाता है, इसलिए मैंने ए को काट कर फिर डी नन ऑफ दी अबव पर आंसर लगाया। अब देखते हैं आंसर क्या बनता है। और अगर ये किताब में दे रखा है क्वेश्चन और उसका आंसर अगर ए है तो आप ये मान लीजिए फिर ए से ही चेक होगा ये। क्वेश्चन 3 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पर जिसने क्वेश्चन 4 पढ़ा होगा तो उसको क्वेश्चन 3 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन 3 में जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो क्वेश्चन 4 में दे रखा है। क्वेश्चन 4 का आंसर है बेस KVA इंटू 100 बाय जो भी परसेंटेज रिएक्टेंस दी होती है उससे अपन शॉर्ट सर्किट KVA निकालते हैं। और ऊपर 3 क्वेश्चन में वही शॉर्ट सर्किट KVA निकालना है। तो 10,000 KVA यानी 10 MVA बरा इंटू 100 बाय 20, तो 100 बाय 20 हो जाएगा 5 इंटू 10 हो जाएगा 50। तो 3 का आंसर हो जाएगा C, 4 का आंसर हो जाएगा A। 5 का आंसर देखो आप, बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम में नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं। जैसा कि आप 3 फेज शॉर्ट सर्किट में अगर आप निकालोगे तो 3 फेज शॉर्ट सर्किट जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क का उपयोग करते हैं। नेगेटिव सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस नेटवर्क देखे ही नहीं जाते सिमेट्रिकल फॉल्ट में। तो वही वाली बात है, क्योंकि सिमेट्रिकल फॉल्ट बैलेंस्ड होता है तो बैलेंस सिस्टम में नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट जीरो होंगे। ऑपरेटर ए, इसकी अपन ने कल बात करी थी। ए ऑपरेटर बोलो चाहे अल्फा ऑपरेटर बोलो, ये अल्फा ऑपरेटर क्या करता है 120 डिग्री रोटेट करा देता है एंटी क्लॉकवाइज में किसी भी फेजर को, किसी भी वेक्टर को। और इसी से संबंधित क्वेश्चन कल के 1.5 मिनट के वीडियो में ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी लिखी थी मैंने, 1 + अल्फा स्क्वायर, अल्फा कहो चाहे ए कहो। अल्फा ऑपरेटर वैसे स्टैंडर्ड बुक्स में इसका नाम होता है, ए ऑपरेटर भी कहीं कहीं कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 6 का बी, 7 का ए। 8 में जीरो सीक्वेंस करंट कहाँ एब्सेंट होगा। देखो, मैंने कम से कम कल के जो 1.5 मिनट का वीडियो था उसमें 3-4 जगह लिखा था सीक्वेंस नेटवर्क, सीक्वेंस कंपोनेंट, और ये लाइन टू लाइन फॉल्ट और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ये दोनों देखने को बोला था। तो वहीं अपना वहाँ से ये क्वेश्चन आ गया। लाइन टू लाइन फॉल्ट में जीरो सीक्वेंस करंट नहीं होता है क्योंकि ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं है। HRC फ्यूज़ कट ऑफ टाइम, जैसे ही करंट कट होगा वैसे ही एक हाई वोल्टेज बनेगा जिसकी वजह से आर्क स्ट्राइक होएगी, और फिर जैसे ही करंट जीरो आएगा तो वो आर्क क्वेंच हो जाएगी। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, कट ऑफ होते ही चाहे सर्किट ब्रेकर हो चाहे फ्यूज़ हो, जैसे ही वो करंट को कट ऑफ करते हैं तो आर्किंग टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जिसमें आर्क दोबारा से स्ट्राइक करती है। तो आर्किंग टाइम इसका आंसर होगा। फ्यूज़ का वायर डायामीटर तथा फ्यूज़ करंट के बीच में रिलेशन डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी होगी तो ये ज़रूर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि फ्यूजिंग करंट, फ्यूजिंग रेशियो ये सब मैंने आपको बताया था। और फ्यूजिंग रेशियो पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कल के इंपॉर्टेंट्स जिसने देखे होंगे, तो फ्यूजिंग रेशियो आपको पढ़ना था, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। और वहीं से अपन का ये थ्योरी पार्ट आ जाता है कि फ्यूज़ करंट और फ्यूज़ वायर के बीच में रिलेशन क्या होगा। आंसर होगा इसका C। बेस्ट मटेरियल क्या होता है फ्यूज़ वायर के लिए, जनरली टिन और लीड
इन दोनों का मिक्सचर यूज़ किया जाता है, पर यहाँ पर टिन दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, इसलिए आंसर हो जाएगा क्या 11th का सी, लेड। HRC फ्यूज़ में फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, देख लो, वही क्वेश्चन आ गया। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट है उसका रेशियो, रेटेड करंट रेटिंग जो है हमारे फ्यूज़ की। आंसर हो जाएगा ए। करंट चॉपिंग मेनली किस में आती है, करंट चॉपिंग मेनली वहाँ आती है जहाँ पर दोबारा से आर्क स्ट्राइक होने की संभावना हो बार बार। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है जिसमें बार बार करंट चॉपिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोबारा से आयंस आ जाते हैं, या कई बार आयंस पूरी तरीके से मीडियम में से हट नहीं पाते हैं, तो इसलिए आर्क दोबारा से रिस्ट्राइक कर जाती है, फिर उसे क्वेंच करते हैं, फिर आर्क स्ट्राइक कर जाती है। तो जब तक करंट जीरो नहीं आता तब तक आर्क स्ट्राइक करती रहती है। और एक करंट चॉपिंग मतलब काटना, तो ऐसा लगता है जैसे केक काटते हैं ना अपन, ऐसी करंट की वेवफॉर्म बनती है, केक जैसे केक काट दिया उस पॉजिटिव हाफ वेवफॉर्म का, ठीक है। 14वें क्वेश्चन पर आ जाओ। रिजल्ट ऑफ कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग। जब कैपेसिटिव करंट, यानी जैसे कैपेसिटिव करंट का मतलब क्या है कि जैसे कोई कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और चार्ज होते हुए कैपेसिटर का करंट आपने ब्रेक कर दिया सर्किट ब्रेकर के माध्यम से, तो इसे बोलते हैं अपन कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग। तो जब ऐसा किया जाता है तो होता क्या है, वोल्टेज सर्ज बनता है। जहाँ पर आपने कैपेसिटर बैंक वगैरह पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपने इस चीज़ को ज़रूर पढ़ा होगा कि जब भी कैपेसिटर बैंक को ऑन ऑफ किया जाता है या बार बार उनकी स्विचिंग की जाती है तो वोल्टेज सर्जेस बनते हैं, वोल्टेज सर्ज बनते हैं। 14 का आंसर हो जाएगा सी। 15वें का देखो आप कि आर्क एक्सटेंशन के दौरान जो ट्रांजिएंट वोल्टेज अपीयर होता है सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टेक्ट्स के अक्रॉस, ये वही चीज़ है जो अभी अपन ने ऊपर बात करी थी, आर्किंग टाइम के रिलेशन में बात करी है अपन ने। यानी आर्क जब स्ट्राइक हो गई है और आर्क को स्ट्राइक होने के बाद जब उसे क्वेंच किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, आर्क एक्सटेंशन की जा रही है, तो उसी टाइम जैसे ही हम आर्क को तोड़ते हैं तो एक हाई वोल्टेज वापस से बनता है। उसी को अपन बोलते हैं क्या, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, जिसकी वजह से आर्क हो सकता है कि दोबारा स्ट्राइक कर जाए अगर मीडियम प्रॉपर से वापस से अपनी इंसुलेशन प्रॉपर्टी गेन नहीं करता है या कॉन्टेक्ट्स में डिस्टेंस प्रॉपर नहीं बन पाता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं आर्क रीस्ट्राइक करने। तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है वो जो आर्क एक्सटेंशन के दौरान ट्रांजिएंट वोल्टेज अपीयर होता है। SF6 गैस के बारे में क्या गलत है, तो कि ये येलो कलर की होती है, यही गलत है। ये कलरलेस होती है बेसिकली, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। नॉन टॉक्सिक होती है, नॉन फ्लेमेबल भी होती है और इसकी डेंसिटी 5 गुना ज़्यादा भी होती है, तभी ये नीचे रुकी रहेगी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन मैंने कल इम्पोर्टेंट में 2 बार लिखी थी। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम होती है ये, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर की स्टेटर वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। तो आंसर हो जाएगा सी। डिस्टेंस रिले का ऑपरेशन किस पर डिपेंड करता है। बेसिकली डिस्टेंस रिले का ऑपरेशन जो होता है वो इम्पीडेंस पर निर्भर करता है कि कितनी लाइन की इम्पीडेंस को आपने प्रोटेक्ट किया, फिर उससे ज़्यादा वाली लाइन, फिर उससे ज़्यादा इम्पीडेंस, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से लेवल बनते हैं। तो इम्पीडेंस किन 2 क्वांटिटी के रेशो से मिलेगा, Z, वो अपन को पता है V/I, क्योंकि अपन को पता है V बराबर क्या होता है ZI, या Z को अगर आप थोड़ी देर के लिए रेजिस्टेंस मान लो तो वो क्या हो जाएगा V/I। तो रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है डिस्टेंस रिले का। तो आंसर हो जाएगा बी। कल ही मैंने बताया था इंपॉर्टेंट में कि रिले की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, वो आपने ज़रूर देखी होगी, तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। रिलायबल होनी चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए, सिलेक्टिव होनी चाहिए, ये तीनों ही एक अच्छी रिले की प्रॉपर्टी है। तो आंसर हो जाएगा डी। बुकोल्स रिले आंसर है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। बुकोल्स रिले में बेसिकली क्या है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कंजर्वेटर और ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में लगी रहती है। तो जैसे ही गैस इसमें भरती जाएगी, ऑयल इसमें से बाहर निकलता जाएगा, जैसे जैसे ऑयल बाहर निकलता जाएगा तो जो कप रहते हैं उनमें ऑयल भर जाता है। उस ऑयल के वजन की वजह से वो कप टिल्ट होता है, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है BCD, अट्रैक्शन टाइप साफ साफ पता चल रहा है मैग्नेट, इंडक्शन कप टाइप, जहाँ इंडक्शन आ गया वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होगा,
और बैलेंस्ड बीम टाइप बीम रिले, इसमें भी इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो आंसर हो जाएगा अपना क्या, बी का ए। अंडर वोल्टेज रिले मेनली कहाँ यूज़ होती है, ये एक क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता था, पर थ्योरी में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें जनरली स्टैंडर्ड किताबों में नहीं लिखा रहता है, पर नॉन स्टैंडर्ड किताबें जो रहती है वो लिख देती है कई बार कि प्रैक्टिकली या मेनली मोटर के लिए इस्तेमाल होती है। पर ये अंडर वोल्टेज रिले तो अगर आप सर्च करोगे तो कहीं भी इस्तेमाल करी जा सकती है जहाँ भी आपको वोल्टेज कम होने से खतरा हो। अब चाहे वो बस बार हो, चाहे फीडर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, कुछ भी हो। पर मेनली जो बड़ी मोटर्स होती हैं इंडक्शन मोटर, जहाँ पर अगर आपने उसको अंडर वोल्टेज पे चलाया तो हीटिंग की, सैचुरेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है और महंगी मोटर ख़राब हो सकती है। तो मोटर की प्रोटेक्शन में मैक्सिमम टाइम अंडर वोल्टेज रिले इस्तेमाल होती है। क्या कारण होते हैं फील्ड फेलियर के, क्वेश्चन नंबर 22। तो फील्ड फेलियर के बारे में भी मैंने कल आपको कहा था उस इम्पोर्टेंट वाले वीडियो में 1.5 मिनट के में कि भाई फील्ड फेलियर्स और अर्थ फॉल्ट, फील्ड अर्थ फॉल्ट के बारे में आपको पढ़ना है। तो एक्साइटर फेल हो जाए तो भी फील्ड का फेलियर है, क्योंकि फील्ड में कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, कोई ईएमएफ नहीं मिलेगा तो फ्लक्स नहीं बनेगी। या सर्किट ब्रेकर फॉल्टी है तो भी फील्ड नहीं बनेगी। बुकोल्स रिले किसकी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, ट्रांसफार्मर की। सी ऑप्शन है, सिंपल क्वेश्चन। और इसी का आंसर 24 में दिया हुआ है कि बुकोल्स रिले ट्रांसफार्मर में क्या प्रोटेक्ट करती है। तो 24 के क्वेश्चन में 23 का आंसर वैसे ही मिल गया। और 24 का क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो भी बहुत ईजी है। टर्न टू टर्न फॉल्ट हो, चाहे वाइंडिंग टू वाइंडिंग हो, या इंटरनल कोई भी फॉल्ट हो, बुकोल्स रिले सबसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। 25 क्वेश्चन पे आ जाओ। मोह रिले किसके लिए यूज़ होती है, मेनली ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस जो होती है वहाँ मोह रिले यूज़ होती है। कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम किन के लिए यूज़ होती है, ये भी जो एचवी ट्रांसमिशन लाइन्स है केवल उन्हीं के लिए प्रयोग में ली जाती है कैरियर करंट प्रोटेक्शन। वेव ट्रैप का अगर आपने नाम सुना हो तो वेव ट्रैप इसी में काम आता है। तो जिन्होंने वेव ट्रैप के बारे में पढ़ा होगा तो उन्हें कैरियर करंट प्रोटेक्शन आराम से समझ में आ जाएगा। या प्रोटेक्शन स्कीम से अगर आप देखोगे तो कैरियर करंट प्रोटेक्शन मैंने कल इम्पोर्टेंट में भी आपको बताया था। तो आंसर 26 का क्या हो गया, बी। पावर सिस्टम में ओवर वोल्टेजेस क्यों आते हैं, चाहे लाइटनिंग हो, चाहे स्विचिंग हो, चाहे रेजोनेंस हो जाए, इन सभी की वजह से ओवर वोल्टेज सड़ जाते हैं। तो ये तीनों ही ओवर वोल्टेज के कारण हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। लाइटनिंग की वजह से जो ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उससे कैसे बचा जा सकता है, तो सर्ज डाइवर्टर या सबसे पहले जो ओवरहेड अपने ग्राउंड वायर चलते हैं, लाइटनिंग सीधे उस पर स्ट्राइक कर जाती है तो भी लाइटनिंग से अपन बचा लेते हैं सिस्टम को। और उस ग्राउंड वायर जो होता है वो टावर के थ्रू ग्राउंड में उस एनर्जी को डेसिपिएट करा देता है, उस लाइटनिंग की एनर्जी को भेज देता है। तो टावर फुटिंग भी कम होनी चाहिए। तो 28 का आंसर भी क्या हो जाएगा, डी। 29 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डाइवर्टर। तो वाल्व टाइप जो होते हैं, वाल्व टाइप जो अरेस्टर होते हैं वो नॉन लीनियर डाइवर्टर होते हैं। अगर आप इन तीनों को पढ़ेंगे तो तीनों की थ्योरी थोड़ी अलग है, पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नॉन लीनियर मतलब कि जैसे ही वोल्टेज बढ़े तब तो लो रेजिस्टेंस हो जाए और जब वोल्टेज घटे तो हाई रेजिस्टेंस हो जाए। ये नॉन लीनियर प्रॉपर्टी होती है जो थायराइड वाले लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं ना, उनमें काम आती है। ये वाल्व टाइप में वही होता है। कल मैंने जो ये इंपॉर्टेंट बताया था उसमें भी लिखा था, मेनली थायराइड टाइप का लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं है कि भाई लो इम्पीडेंस पाथ किसको प्रोवाइड करनी है। पर जनरल स्टेटमेंट होता है कि लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड्स लो इम्पीडेंस पाथ ड्यूरिंग ऑपरेशन। यानी जब लाइटनिंग अरेस्टर ऑपरेट करता है, यानी जब सड़ जाता है या लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, तो लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो ये अपना क्या है कि पूरा आंसर की हो गई आज के पेपर की। और उम्मीद है जिन जिन लोगों ने वो इम्पोर्टेंट वीडियो देखा होगा 1.5 मिनट का, तो उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इन सभी आंसर्स को मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और 310 का जो अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मॉड्यूल है वो जल्दी आपको मिलेगा, देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है,
तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ओनली विद वी डिजर्व अकेडमी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सकल हंस मेरा में विराजे, अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं।